आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 13 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है और उम्मीद करता हूँ तमाम बातें उसमें आप लोगों को क्लियर होंगी। आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 को हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास एक बैटरी मौजूद है। तो एक बैटरी मैंने येलो कलर की लाइन से जो बनाई हुई एक बैटरी मौजूद। इस बैटरी को ये दो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, आपको पता है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सही है। आपने एक पॉइंट को बोल दिया ए पॉइंट, एक पॉइंट को बोल दिया बी पॉइंट। सही है। अब आपने यहाँ से इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया, जैसे होता है ना, आप अक्सर यहाँ से बल्ब कनेक्ट कर दो। बैटरी से क्या करते हो, बैटरी से कोई चीज़ चलाते हो, बल्ब कनेक्ट कर देते हो। मैंने बल्ब कनेक्ट किया कोई एक्सटर्नल सोर्स है और इसको वापसी लेकर आया और इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सही है। अब देखो आपका जो करंट है ना, वो करंट चलो सपोज़ करो फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में, करंट आएगा, करंट अपना सर्किट कंप्लीट करता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसको विद इन द बैटरी भी मूव करना पड़ेगा। यानी आपने पढ़ा होगा ना, बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। नाम ज़रूर सुना होगा कि बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। यानी अब आप देखो आपका जो करंट है वो करंट आपके इंटरनल में भी मूव करेगा और उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगी। अब मैं अगर इसकी लेबलिंग करूँ, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसको आपने क्या बोल दिया, अब देखो आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपने आर नाम रख दिया। अच्छा, बैटरी के अंदर अपना पोटेंशियल मौजूद होता है जिसको आपने पढ़ा होगा ना, उसको आप ईएमएफ बोलते हो। तो बैटरी का ईएमएफ हो गया और बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको आपने बोल दिया किससे, स्मॉल आर से। तो ये छोटी सी सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम आपकी हेल्प करेगी ईएमएफ से रिलेटेड। एक सर्किट डायग्राम थी जो मैंने आपको समझाई। अच्छा, इस डायग्राम को याद नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना कि क्या क्या इसमें चीज़ें मौजूद हैं। अब जो टॉपिक है मेरे पास वो टॉपिक है ईएमएफ का। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है, ज़रा डेफिनेशन देखिएगा। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ूँ मैं आपके सामने। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने देखा ना, सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल मौजूद होगा जिसको आप ड्राई सेल बोलते हो। तो सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल मौजूद होगा जिस केमिकल की मदद से आप, जैसे होता है ना, आप वाटर मौजूद होता है, आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, कोई एसिड डालते हो, तो उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यानी वो जो मकसद बताना चाह रहा है वो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा सोर्स, ऐसा स्ट्रेंथ जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सोर्स को आप बोलते हो क्या, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स बोल दो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दो, वो ईएमएफ कहलाता है। अच्छा, इसकी कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले मैं आपको बताऊं। पहला तो फॉर्मूला आपका ई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा वर्क पर यूनिट चार्ज, चैप्टर नंबर 12 में आपको मैंने पढ़ाया है लेक्चर में। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास वर्क पर यूनिट चार्ज। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कौन, ईएमएफ लिखा हुआ है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया वर्क, क्योंकि एनर्जी के बराबर होता है तो आपने वर्क की जगह पे लिख दिया एनर्जी और नीचे आपके पास चार्ज ही रहा। अच्छा, इसके आपने और फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, वो फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊं। सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जल्दी से मैं फॉर्मूला आपको बताऊं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है ना आपके पास, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर। आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ओम्स लॉ। तो आई का फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, आई का जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला तो यही बनता है। आई का फॉर्मूला आपके सामने लिखा ना मैंने, आई का फॉर्मूला क्या बनता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब देखो जो ऊपर वी नज़र आ रहा है वोल्टेज, आप वोल्टेज नहीं लिख रहे, आप ईएमएफ लिख रहे हो, तो मैंने ई कर दिया। लेफ्ट पे लिखा हुआ है आई। अब देखो नीचे ये जो आर नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस, अब दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस आपको कैपिटल आर नज़र आ रही है, एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है कौन सी, स्मॉल आर। अब दोनों क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में हम सिंपली ऐड कर देते हो, फॉर्मूला बन जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। तो देखो यही फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ऊपर, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। तो फॉर्मूला बताने का मकसद था, ये फॉर्मूला आया कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अच्छा, इसी फॉर्मूले की मदद से आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है ना, वो ये ड्राइव किया हुआ है ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अब ये क्या है, तो ये देखो ये फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करवा रहा क्योंकि पेपर में आपको डेरिवेशन तो करनी नहीं है, मैं अब आपको सारी चीज़ें डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या, ज़रा देखिएगा, ये ई नज़र आ रहा था तो ये ई कहलाता है मेरे पास ईएमएफ। ये वी क्या कहलाता है, तो ये वी कहलाता है मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज। तमाम लोगों ने सुना होगा, ये वी कहलाता है आपके पास क्या,
टर्मिनल वोल्टेज, जबकि ये आई आर आपको स्मॉल नज़र आ रहा है, ये जो फैक्टर है ये कहलाता है आपके पास लॉस ऑफ वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जो आपका लॉस हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में इस्तेमाल हुआ, वो लॉस ऑफ वोल्टेज कहलाता है। अब इसी को देखते हुए ज़रा एक इक्वेशन लिखी हुई ज़रा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपसे बोल रहा है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, ये आपसे लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है ईएमएफ इज इक्वल टू द, अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द, अब दो चीज़ों को आप प्लस कर रहे हो तो प्लस के लिए उसने लिखा हुआ है क्या, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम किस किस का, तो आप बोलेंगे सर एल्जेब्रिक सम है, एक लिखा हुआ है आपका टर्मिनल वोल्टेज और एक लिखा हुआ है आपके पास कौन सा, लॉस ऑफ वोल्टेज, यानी दो चीज़ों का एल्जेब्रिक सम है। तो वो कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या काम किया कि मैंने उस स्टेटमेंट को ना, जो मैथमेटिकल फॉर्म थी, उस मैथमेटिकल फॉर्म को अल्फाज की सूरत में लिख दिया। तो अब अगर आपसे सवाल एमसीक्यू ऐसे ही घुमा फिरा के बोलते हैं, आपको फॉर्मूला दे देगा, सवाल पूछ लेगा भाई ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसके बराबर है, या ईएमएफ की फाइनल इक्वेशन की स्टेटमेंट बताओ, तो इस तरह के सवाल घुमा फिरा के आपके पास आ सकते हैं। आप इन इक्वेशंस को याद रखना। इससे मुतालिक मैं भी एमसीक्यूज़ भी आपको सॉल्व कराऊंगा, कोई वैल्यू निकलवा लूँगा आप लोगों से, कोई आंसर निकलवा लूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि सवाल किस तरीके से सॉल्व करोगे। ये दो फॉर्मूले याद रखना, अभी एमसीक्यूज़ में आपको सॉल्व कराता हूँ। ये दो जो फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे हैं, एक आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला, आमतौर पे ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब इन फॉर्मूलों को ज़रा इस्तेमाल करना सीखते हैं। सवाल आपके सामने, तमाम जल्दी से सवाल पढ़िएगा और सवाल का कुछ भी तुक्का लगा सकते हो आप, और जवाब मुझे बता सकते हो इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। सवाल में आपसे बोला गया भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल और बैटरी इज द वोल्टेज बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन, अच्छा एक कंडीशन है। अब क्योंकि आप लोग को ईएमएफ का अगर फॉर्मूला याद होगा ना, तो ये आप कंडीशन समझ सकते हो। देखो फॉर्मूला आपके पास ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देखो इस फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, देखो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं आपको अभी भी बता के भी आया हूँ भाई ये ई क्या है, तो आप बोलेंगे सर ई ईएमएफ है। मैं पूछूंगा वी क्या है, तो आप बोलेंगे सर अरे सर वी होता है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, और तीसरी जो चीज़ लिखी हुई है सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है हमारे पास लॉस ऑफ वोल्टेज। ये लिखा हुआ है आपके पास कौन, लॉस ऑफ वोल्टेज। अब देखो उसने सवाल में कंडीशन ये बोली भाई, उसने बोला कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब ईएमएफ जो है, इसका मतलब है इस इक्वल टू यहाँ पे कि ईएमएफ जो है ना वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाए, यानी ये इक्वेशन बन के इसके बराबर हो जाए ई इस इक्वल टू वी। अच्छा अब मैं पूछूँ कौन नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, आप बोलेंगे सर हमें यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये जो लिखा हुआ ना ये मौजूद ना हो। मकसद यही है ना, उसने ही बोला कि भाई ऐसी कंडीशन बताओ जिसके ऊपर ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाए। आप बोलेंगे सर अरे सर आपको ये नहीं चाहिए ना, आप एक काम कीजिए, काम ये कीजिए सर, ये जो आपको स्मॉल आर नज़र आ रहा है ना, आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दीजिए। ये जो आपको आर नज़र आ रहा है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप क्या कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, यानी कोई लॉस ना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। अब देखो ये इक्वेशन है आई स्मॉल आर, आर की जगह पे आपने जीरो रख दिया, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। अब देखो जीरो को आई से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलेंगे सर अगर जीरो को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा जीरो, और जीरो को अगर ऐड भी करोगे तो ई बराबर हो जाएगा वी के। अब देखो ईएमएफ बराबर हो गया किसके, टर्मिनल वोल्टेज के। कब बराबर हुआ, अब आप फैसला करो ना कब बराबर हुआ, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखो या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि यही मिलते जुलते आपके अल्फाज से मिल रहे हैं। अब देखो बी में उससे बोला इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो है ही नहीं, हमें तो मिनिमम करनी है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो देखो काफ़ी आसान सा सवाल था। अब देखो आपको बेसिक लॉजिक पता होगी ना, तो अब आप उस एमसीक्यू की लॉजिक ढूंढ सकते हो। मैंने जान पूछे कुछ एमसीक्यू ऐसे जमा किए कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलें। चलो एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। सवाल पढ़िएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। अच्छा जी, सवाल आपको दिया हुआ है, सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। सवाल में आपसे बोला बैटरी हैविंग ईएमएफ 4 वोल्ट, सही है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ यानी ई आपको दे रहा है कैपिटल ई इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर आपको बता रहा है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.5 ओम कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। आपसे फिर आगे बोला देन द वोल्टेज
एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, आपसे वोल्टेज मांग रहा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है आपसे क्या मांग रहा है, आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दीजिए, वी निकाल के दिखा दीजिए। सही। अब आप देखो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने नहीं लिखी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपको दे रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर आपको दे रहा है कितना ओम, 4 ओम आपको दे रहा है। अब इस सवाल को करने का तरीक़ेकार देखो, आप लोगों को मैंने जो फॉर्मूले पढ़ाया ना, पहले तो फॉर्मूलों का फैसला करो। फॉर्मूला मेरे पास E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखा। सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिखाया था आपको, सेकंड फॉर्मूला था ना, फर्स्ट फॉर्मूला था सॉरी, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, ये सेकंड फॉर्मूला। अच्छा थर्ड फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। सही है, ये 3 फॉर्मूले हैं कुल मिला के। और जो कैपिटल वी आप देख रहे हो, इस कैपिटल वी का फॉर्मूला भी है मेरे पास, कैपिटल वी इज इक्वल टू आई और कैपिटल आर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना सर वी इज इक्वल टू आई आर, मैंने वो फॉर्मूला भी लिख दिया वी इज इक्वल टू आई आर। अब देखो आपको चाहिए क्या, आप बोलेंगे सर हमें जो चाहिए वो ये कैपिटल वी चाहिए। सही है, आप कैपिटल वी निकाल सकते हो, आपको कैपिटल आर तो पता है सर, बड़ा अफसोस हुआ हमें कौन नहीं पता, आई नहीं पता। अब आई कैसे निकालोगे, तो सेकंड थर्ड फॉर्मूले पे ज़रा गौर करो। थर्ड फॉर्मूले पे देखो आपको इसमें से क्या क्या पता है और क्या क्या चाहिए। आप बोलेंगे सर हमें सर ई पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है सर, कैपिटल आर पता है, और आपको जो नज़र आ रहा है ये नज़र आ रहा है कौन, स्मॉल आर नज़र आ रहा है। या फिर ये आप सेकंड फॉर्मूला देखो, ये सेम ही फॉर्मूले दोनों से मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो आप ये सेकंड वाले फॉर्मूले से आप आई निकाल सकते हो पहले। अब मैं आपके सामने देखो सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके आपको बताता हूँ, आप मैच करना आंसर आपको सही आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो आई का फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आप वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये देखो ई एम एफ की जगह पे क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ई एम एफ की जगह पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा सर ये कैपिटल आर की जगह पे 4 और प्लस हो जाएगा 0.5, तो आंसर बन जाएगा सर मेरे पास क्या, आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4.5। ये आपने क्या निकाल दिया, आई निकाल लिया। आप बोलेंगे चलें सर ये बात तो समझ में आ गई, आपने आई निकाल लिया। अच्छा अब आई निकालने के बाद आप वी निकालोगे, तो वी कैसे निकालोगे, तो वी निकालना भी आपको सिखाऊंगे। देखो वी का फॉर्मूला लगाओगे, वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। आप आई की जगह पे रखोगे क्या, 4/4.5, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, तो आप बोलेंगे सर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कैपिटल आर हमें नज़र आ रहा है, कैपिटल आर की वैल्यू आपको सवाल में दी गई कितनी, 4। अब कुछ भी नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4.5। आप कैंसिलेशन कर लीजिए, कैंसिलेशन करोगे तो आंसर बन जाएगा सर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4.5। अब आप 16 को 4.5 से डिवाइड कर लो। अच्छा मुझे सवाल में शायद मिस्टेक लग रही है, वैल्यू एडजस्ट करने में शायद मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जो नंबर सेलेक्ट करता हूँ मेरी कोशिश होती है तो कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर हो जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है विदाउट कैलकुलेटर ये भी हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने वैल्यू लिखने में खुद गलती कर दी, क्योंकि सवाल मैं अक्सर खुद बनाता हूँ। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप आंसर लिख दोगे। आंसर तकरीबन आएगा 3.8 और 9 के करीब करीब आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर मैं भी नहीं निकालता, आप आंसर खुद निकाल सकते हो। मकसद जो था वो सवाल की लॉजिक समझाना था कि अगर इस तरह का सवाल आपके पास आए तो आप पहले क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो करंट, और फिर आप निकाल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज यानी वी। करेक्ट जवाब मुझे अभी एग्जैक्ट इसका पता नहीं यहाँ पे, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 2 वोल्ट दिया हुआ है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की हो तो। अच्छा ये सवाल था मेरे पास ईएमएफ से रिलेटेड। ईएमएफ के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो मेरे पास आता है सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल कनेक्शन का। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस यानी सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अच्छा सीरीज कनेक्शन है क्या, सीरीज कनेक्शन देखते हैं। आपके पास अगर रेजिस्टेंस मौजूद है, रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए, डायग्राम बनाते हैं। अच्छा जी रजिस्टर मेरे पास मौजूद, ये 3 तरह के मैंने रजिस्टर लिए, तीनों रजिस्टर को कनेक्ट किया। एक रजिस्टर को मैंने बोल दिया R1, सेकेंड रजिस्टर को मैंने बोल दिया R2, और थर्ड रजिस्टर को मैंने बोल दिया क्या, R3, यानी R1 R2 R3। तीनों को कनेक्ट करने के बाद मैंने इनको वायर से कनेक्ट किया। ये वायर से कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बैटरी बनाई और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सही है, अब जिस वोल्टेज से आपने कनेक्ट किया उस वोल्टेज को आपने लिख दिया V से। अब याद है ना मैंने आपको कैपेसिटर वाले केस में मैंने आपको बताया था कब सीरीज होता है कब पैरेलल होता है। तो देखो अब आपका करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, सपोज करो करंट है मेरे पास I।
अब जो करंट R3 में जाएगा वही करंट R2 में जाएगा, वही करंट R1 में जाएगा, वही करंट यहाँ पे वापसी इस बैटरी के अंदर आ जाएगा। यानी आप देखो तीनों करंट, तीनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो करंट आपके पास क्या है, सेम करंट है। मतलब तीनों रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या है, करंट बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब देखो करंट का एक सिंगल पाथ है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया था। अगर करंट का आपके पास फ्लो का सिंगल पाथ हो तो उसको आप बोलते हो कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, यानी सिंगल पाथ फॉर करंट। यानी करंट के फ्लो का अगर सिंगल पाथ हो तो उसको आप बोलते हो कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अच्छा, अब आप देखो आपके पास जो करंट है वो करंट तीनों में सेम रहता है, तो करंट को देखो मैंने किससे लिखा हुआ है, आई से लिखा हुआ है। तीनों में देखो करंट सेम जा रहा है, इसमें भी करंट आई जाएगा, और जो सेकंड वाला रजिस्टर नज़र आ रहा है यहाँ पे भी करंट आपके पास क्या जाएगा, आई जाएगा। तो ये सीरीज़ कनेक्शन की कुछ बातें थी। अब सीरीज रजिस्टर के जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए ना, वो फॉर्मूले मैं आपको बताऊँ। ये फॉर्मूले बड़ी आपकी हेल्प करेंगे सीरीज रजिस्टर की। मैं अगर आपसे बात करूँ, आपने इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को आप सिंपली क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, और ऐड करने के बाद जो जवाब आया वो जवाब मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। अच्छा, अब देखो क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस की बात करो, सीरीज में आपके पास करंट सेम होता है, यानी आई आपके पास क्या होता है, यानी करंट, यानी कि आई जो नज़र आ रहा है ये रजिस्टर्स में आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने लिख के दिखा दिया सर, जो आई है ये आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब देखो आई को आपने सेम रखा, वोल्टेज को आप ऐड कर दो, तमाम लोगों ने पढ़ा है ना, V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आपने इस तरह का केस बना के दिखा दिया। फिर याद है मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में फॉर्मूला पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 12 जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको याद होगा। वहाँ मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था सेम कैपेसिटर्स का, यहाँ फॉर्मूला है मेरे पास किसका, सेम रजिस्टर्स का। इस सवाल में आपको करना सिखा देता हूँ, फॉर्मूला मैं पहले लिख के दिखा रहा हूँ, सेम रजिस्टर्स का फॉर्मूला। तो देखो सेम रजिस्टर्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मेरे पास है R इज इक्वल टू एन आर डैश। ये फॉर्मूला आपके पास किसका है, सेम रजिस्टर्स का। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा, इस्तेमाल करना मैं भी सिखा दूंगा सारे फॉर्मूले। ये सीरीज़ कनेक्शन की आपसे मैंने बात करी। सीरीज कनेक्शन के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन की डायग्राम आप तमाम लोग देखो, मैंने 3 रजिस्टर्स बनाए, एक को बोला R1, एक को बोला R2 और तीसरे को मैंने बोल दिया क्या, R3। तीनों को मैंने कनेक्ट किया, ये देखो तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से बैटरी मैंने अटैच करी, और जिस बैटरी को कनेक्ट किया उस बैटरी को मैंने बोल दिया वोल्टेज यानी V। अब देखो, अब अगर इसमें से आप करंट पास कराओगे, सपोज करो आपने टोटल करंट यहाँ से भेजा I, लेकिन इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ से करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, जो करंट R1 में जाएगा उस करंट को आप बोल दोगे I1, कुछ करंट यहाँ से स्ट्रेट चले जाएगा, जो R2 में जाएगा उसको आप बोल दोगे I2, और कुछ करंट नीचे की तरफ आ जाएगा, जो R3 में जाएगा उसको आप बोल दोगे I3। ये सारा का सारा करंट आके एक पॉइंट पे आके वापसी मिलेगा, यानी सारे करंट वापसी कंबाइन होंगे, और यहाँ से जो करंट वापसी आगे फ्लो करते हुए जाएगा वो वापसी क्या जाएगा, आई जाएगा। अब इस पैरेलल कनेक्शन में देखो, अगर आपके पास करंट के फ्लो के मल्टीपल पाथ हो, मैं इसको डेफिनेशन भी लिख के दिखा देता हूँ, मल्टीपल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। मल्टीपल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इस तरह के कनेक्शन को आप बोलते हो कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन की जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तमाम लोगों ने ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ। अच्छा, दो रजिस्टर के भी फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा है ना, R इज इक्वल टू R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये दो रजिस्टर के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, याद है ना आप लोग को पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है, यानी तीनों के अंदर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम होगा। यानी R1 R2 R3 तीनों के ऊपर जो वोल्टेज होगा, इस पर भी वोल्टेज V होगा, दूसरे वाले भी वोल्टेज V होगा, तीसरे वाले भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। अब एक सवाल आपको दिया जाए, सपोज करो एक रजिस्टर है, आपने उसको कनेक्ट किया है 100 वोल्ट 100 वोल्ट से, आपसे बोले मुझे बताओ R1 में कितना वोल्टेज होगा। अब देखो सवाल को सिर्फ देख के आप जवाब बता दोगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर वोल्टेज सेम होगा, टोटल अगर 100 है तो R1 पे भी 100 होगा, R2 पे भी 100 होगा, और R3 पे भी क्या होगा, 100 होगा। यानी तीनों पे वोल्टेज आपके पास क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट को आप ऐड करोगे, तो करंट को ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना,
आई इस इक्वल टू, करंट ऐड कर दोगे तो हो जाएगा टोटल करंट आई इस इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये करंट का फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद जो आप लास्ट फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है ना सेम रजिस्टर्स के लिए, वो सेम रजिस्टर्स वाला भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। अगर सेम रजिस्टर्स हो तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो क्या, आर इस इक्वल टू आर डैश अपॉन एन। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए। फॉर्मूले आप तमाम लोग इन फॉर्मूलों को याद रखना, ये फॉर्मूले बड़े अहम है रजिस्टर का टॉपिक। इस टॉपिक के बाद मैं आप लोग को इसके एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ हैं। और रजिस्टर के एमसीक्यूज़ लाजमी टेस्ट के अंदर आते हैं, कोई सा भी टेस्ट जो रजिस्टर के एमसीक्यूज़ आपको लाजमी मिलेंगे। इन तमाम फॉर्मूलों को देखने के बाद सवाल अब आपसे शेयर करते हैं। तमाम लोग सवाल पढ़िएगा और इसका जवाब डिसाइड कीजिएगा, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सवाल आपके पास है क्या, सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सवाल में क्या बोला गया आपसे। सवाल में आपसे बोला गया टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अलग अलग रेजिस्टेंस है जिसको आपने कनेक्ट किया, कैसे, पैरेलल में कनेक्ट किया। अब ये देखो दो रेजिस्टर मैंने बनाई आपके सामने। सही। अब मैंने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। अब इन दो रेजिस्टेंस में देखो एक की रेजिस्टेंस कम नज़र आ रही है और एक की रेजिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने इनके शेप को चेंज किया R1 और R2। अब देखो करंट की खास बात क्या है, ज़रा करंट की खास बात देखिएगा। अब इसमें से सपोज़ कीजिए करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट यहाँ से फ्लो होगा, करंट आएगा, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, करंट यहाँ से फ्लो हुआ। अब देखो करंट यहाँ पे आके डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ करंट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। देखो ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये चीज़ है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो देखो जहाँ से रुकावट कम होगी आप वहाँ से फ्लो करोगे, जहाँ से रुकावट कम होगी आप वहाँ से फ्लो करोगे। जैसे आप रोड पे खड़े हुए हो, आपको यहाँ से रोड क्रॉस करना है, तो आप रोड क्रॉस वहाँ से करोगे जहाँ पे आपको रुकावट कम मिलेगी। यहाँ पे आपको बीच में पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ नज़र आ रहा है रोड के बीच में, और यहाँ पे आपको ऐसे मट्टी पड़ी हुई नज़र आ रही है, यहाँ मट्टी पड़ी हुई है। तो अब आप जो रास्ता जहाँ से क्रॉस करोगे ना, अगर आप नॉर्मल इंसान होगे तो आप बोलोगे यार थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हम यहाँ रोड से चले जाएंगे जहाँ मट्टी पड़ी हुई है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये पहाड़ चढ़ के जाएगा और रोड क्रॉस करेगा। तो देखो आप भी अपनी आसानी करोगे, आप वो पाथ अपनाओगे, वो रास्ता अपनाओगे जहाँ से रेजिस्टेंस कम हो। तो करंट के साथ भी यही है, करंट वहाँ से फ्लो होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। यानी ज़्यादा करंट वहाँ से जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। अब देखो ये R1 R2 नज़र आ रहा है ना, देखो R1 की रेजिस्टेंस कम है, मतलब ज़्यादा करंट जो है वो किस में जाएगा, R1 में जाएगा, जबकि R2 की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कम करंट किस में जाएगा, R2 में जाएगा। अब देखो सेम करंट तो फ्लो नहीं हो सकता, यानी सेम करंट में फ्लो थ्रू बोथ रेजिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना वो कैसी है, अनइक्वल रेजिस्टेंस है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि करंट कैन बी हायर इन एनी रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस में ज़्यादा हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना भाई, जिस पे रेजिस्टेंस कम होगी सिर्फ उसी में करंट ज़्यादा होगा ना। अब देखो ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा, तो करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो खुद बोल रहे हैं ना आपको, करंट थ्रू स्मॉलर रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जिसकी स्मॉलर वैल्यू है उसके अंदर जो करंट है वो ज़्यादा होगा। यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब इस बात को तमाम लोग जहन में रखते हैं, इस तरह का अगर कोई भी सवाल आए आप ईजिली उसका जवाब दे सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे बात, चलो ये बात फिर लास्ट में करेंगे। इस सवाल के बाद तो अगला सवाल आपसे शेयर करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तमाम लोग इस सवाल को देखिएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे क्या बोला गया, ज़रा सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला इफ़ थ्री रजिस्टर R1 R2 R3 आर जॉइंट इन पैरेलल अक्रॉस सेम पोटेंशियल सोर्स, सेम पोटेंशियल सोर्स है, ये सम लिखा हुआ है। अब देखो तीन रजिस्टर ने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया,
डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए, डायग्राम से मेरी बात क्लियर हो जाएगी आपको। मैं डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा जी, डायग्राम बनाई। अच्छा, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। अब इस डायग्राम में ज़रा एक बात पे गौर करो। जो अल्फाज मैं आपको समझाता रहूँगा ना, एक एक करके अल्फाज लिखते रहना। सपोज़ करो ये है आपके पास R1, ये है मेरे पास R2, ये है मेरे पास R3। सही है। अब इनकी वैल्यूज़ भी रख लेते हैं। R1 की वैल्यू सपोज़ करो है 10। R2 की, चलो आसान करते हैं, R1 की वैल्यू सपोज़ करो है 1 ओम। R2 की वैल्यू है सपोज़ करो कितने ओम, 2 ओम। और R3 की वैल्यू सपोज़ करो कितने ओम है, 3 ओम। तीनों की अलग अलग वैल्यू है। अब इसका अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है। अब ये आपके पास जो है ना ये फॉर्मूला है। अब देखो मैं आपको इसकी हिंट दूँ। इसका जो आर का आंसर है ना, इसके रेजिस्टेंस आर का जो आंसर है, ये आंसर जो है ना स्मॉलर वैल्यू से भी स्मॉलर होगा। स्मॉलर वैल्यू से भी स्मॉलर होगा क्या मतलब, इसका जो आंसर है सबसे, अच्छा तीनों रेजिस्टेंस में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? आप बोलेंगे सर सबसे तीनों में जो छोटी वैल्यू है ना वो R1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो जो इसको इसका R का आंसर आएगा ना वो 1 से भी कम आएगा, यानी इसका आंसर आएगा सपोज करो 0.8 आ जाएगा या 0.7 आ जाएगा। इसका आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यकीन नहीं आता तो करके देख लो। R1 की जगह R1 की वैल्यू रखो, R2 की जगह R2 की वैल्यू रखो, R3 की जगह R3 की वैल्यू रखो, तीनों की वैल्यू रखो, रेसिप्रोकल करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, आंसर इससे कम आएगा। नहीं यकीन आया तो आप करके देख सकते हो। यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया कि भाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो आपका आंसर है वो R, इट मस्ट बी स्मॉलर, ये छोटा होगा। ये लेस देन का सिंबल है ना, अगर आप इस सिंबल को गौर से देखो तो सिंबल आपको किसका नजर आ रहा है? सिंबल आपको नजर आ रहा है लेस देन का। यानी जो नेट आंसर है, जो इक्विवेलेंट आंसर है वो लेस देन होगा किससे? लोएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो आप बोलेंगे सर ये बात तो समझ में आ गई, ऑप्शन ए तो इसका हो सकता है। अच्छा जी, ऑप्शन बी को पढ़ो ज़रा। आप देखो तीनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, और आपको पता है सर पैरेलल में तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। यानी जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो तीनों पे होगा, यानी वही वोल्टेज R1 पे होगा, वही वोल्टेज R2 पे होगा, वही वोल्टेज R3 पे होगा। यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। यानी हर रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऑप्शन बी भी हो गया। अब ऑप्शन सी भी तो देखो जरा। करंट सप्लाई बाय द सोर्स इज शेयर्ड अमंग थ्री रेजिस्टेंस इनवर्सली इन द रेशियो। अभी अभी तो बताया था भाई, करंट और रेजिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। आपको नहीं बताया क्या मैंने? ये आपको बताया तो था कि भाई करंट वहाँ से ज़्यादा जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। यानी जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ से करंट क्या जाएगा? ज़्यादा जाएगा। यानी करंट सप्लाई बाय द सोर्स इज शेयर्ड अमंग थ्री रेजिस्टेंस इनवर्सली इन द रेशियो। यानी ऑप्शन नंबर सी भी है। अब आप मेरे ख्याल से फैसला कर सकते हो, इसका करेक्ट जवाब होगा आपके पास क्या? ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा नहीं ख्याल इससे आसान एमसीक्यू अब आपके लिए होना चाहिए। तो वही सारी बेसिक सी बातें जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इस सवाल को देख के मजीद आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आप तमाम लोगों के पास, जल्दी से इस सवाल को पढ़िएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे क्या बोला गया? सवाल में आपसे बोला कंबाइनिंग 5 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस को कंबाइन करो, कंबाइनिंग 5 रेजिस्टेंस। अच्छा, ईच ऑफ वैल्यू 1.5 ओम, हर एक की वैल्यू आपको बता रहा है कि भाई हर एक की जो वैल्यू है वो कितनी ओम है? 5 ओम है। सही है। द मैक्सिमम डेट कैन बी अचीव, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आप हासिल कर सकते हो उसका आंसर आपको बताने को बोला गया। अब आंसर कैसे निकालोगे? तो देखो एक बात को हमेशा याद रखो, कभी भी आपको बोले ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैं चलो आपको बता देता हूँ। अगर आपसे बोले कि क्या निकाल के दिखाओ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। सही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दो तरह की आपको कंडीशन बोल सकता है। या तो वो बोलेगा कैसे निकाल के दिखा दो? मैक्सिमम निकाल के दिखा दो। या वो बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल के दिखा दो? मिनिमम निकाल के दिखा दो। तो याद रखना, जब वो बोले ना आपसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब है कि भाई उसको कैसे ऐड कर दो? सीरीज में ऐड कर दो। और मिनिमम में ऐड करने का मतलब है कि उसको ऐड कैसे कर दो? पैरेलल में ऐड कर दो। क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाती है, ऐसी है ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि आपका जो आंसर है वो हमेशा लार्जर आंसर होता है, और पैरेलल में क्योंकि रेसिप्रोकल करके करते हो तो आंसर क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है। अभी भी सिखाया ना, छोटे वाले रजिस्टर की वैल्यू से भी छोटा आंसर आता है। तो ये तो आप समझ गए कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगा अगर तो वो बोलेगा सीरीज,
तो आप सिंपली ऐड कर दोगे, यानी मैक्सिमम बोलेगा तो सीरीज़ में, मिनिमम बोलेगा तो पैरेलल में, क्योंकि उसने मैक्सिमम बोल दिया। अच्छा जी, अब उसने बोला हुआ है हर एक की रेजिस्टेंस 1.5 ओम है, तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये बात तो हमसे कर रहा है किसकी, सीरीज़ की, और रजिस्टर लगे हुए हैं सेम रजिस्टर। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ गई होगी कि सेम रजिस्टर है, तो सेम रजिस्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, आर इज इक्वल टू एन आर डैश। आप बोलेंगे सर हाँ सर पढ़ा तो है, सॉल्व करना नहीं आता वो अलग बात है। अच्छा जी, रजिस्टर लगे हुए कितने, आपसे बोल रहा है 5, तो आप बोलेंगे सर n की जगह पे आ जाएगा 5। हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे सर हर एक की रेजिस्टेंस है मेरे पास कितनी, 1/5, तो आपने r डैश की जगह पे रख दिया 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना ओम, 1 ओम, यानी इस रेजिस्टेंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। तो करेक्ट जवाब आपने लगाया क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सेम सवाल, मैं सेम सवाल बोल रहा हूँ, बस आपसे मैं बोल रहा हूँ मुझे आंसर बताओ, आप आंसर क्या हो सकता है इसका, खुद सोचो, अपने जहन में आंसर सोच के अपने पास लिखो कि मुझे बताओ अगर मैं आपसे ये मिनिमम कर दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं मिनिमम कर दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास ज़रा सोचो और मुझे आंसर अपने पास करने की कोशिश करो, क्या जवाब होगा इसका। अब देखो मैंने आपसे क्योंकि मिनिमम बोल दिया तो आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात नहीं, अगर आपसे मिनिमम बोल दिया तो ये देखिए मिनिमम का मतलब होता है आपके पास क्या, पैरेलल, और पैरेलल का फॉर्मूला सर आपको सेम रजिस्टर्स का पैरेलल का फॉर्मूला याद है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग को याद आर इज इक्वल टू आर डैश अपॉन एन। मैं पूछूंगा कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, आप बोलेंगे सर 5 लगे हुए हैं, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे सर हर एक की रेजिस्टेंस है कितनी, 5। अब देखो जब ये दो फ्रैक्शन आते हैं तो ये 5 नीचे वाले 5 से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रैक्शन मिला देते हो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, 1/25 टाइम्स ऑफ आर। तो आप सिंपल आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी आपको बता दिया, मिनिमम भी आपको बता दिया। इस सवाल को देख के आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिनिमम यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम हटा दूँ क्योंकि आपको मैंने सॉल्व मैक्सिमम का कराया है। अच्छा जी, अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जी। इस सवाल को देख के मुझे जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। अच्छा जी, सवाल देखते हैं सवाल है क्या। उसने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर, यानी आपके पास सपोज करो एक वायर है, ये मैंने वायर बना दिया, सही है। इस वायर की रेजिस्टेंस जो है ना आर है, इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस आर थी, मैंने ये आर लिख दिया सर, ये सीधे से आर है। अब उसने बोला इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये देखो फर्स्ट, आर यहाँ से मिटा देते हैं, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, और ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो चारों पार्ट में आपको इसके बना के दिखा देता हूँ, ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, ये रहा इसका सेकेंड पार्ट, ये रहा इसका थर्ड पार्ट, और ये रहा इसका फोर्थ पार्ट। अब देखो आपने चारों पार्ट में जब इसको डिवाइड किया ना तो हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो हर पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी कितनी, r/4, क्योंकि कल मैं ये आपको सिखा चुका हूँ अगर लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। देखो हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस हो गई वो रेजिस्टेंस हो गई आपके पास कितनी, r/4, यानी r/4 हर पार्ट की आपके पास रेजिस्टेंस हो गई। अब उसने जो बोला है ना साइड बाय साइड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, साइड बाय साइड का मतलब क्या है, साइड बाय साइड का मतलब मुझे बताओ कि साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है। तो साइड बाय साइड का मतलब है कि बराबर बराबर जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे जो साइड बाय साइड की जो आप नॉलेज इस्तेमाल करोगे रेजिस्टेंस की टर्म में, अगर आपसे बोला जाए साइड बाय साइड तो यहाँ पे जो बात इस्तेमाल करोगे वो सीरीज़ नहीं है। साइड बाय साइड का मतलब यहाँ पे सीरीज़ नहीं है, साइड बाय साइड का मतलब यहाँ पे है पैरेलल। अगर आप यहाँ पे करेक्ट जवाब लगाओगे तो करेक्ट जवाब जो लगाना चाहोगे तो जहाँ साइड बाय साइड का मतलब है पैरेलल। अब साइड बाय साइड का मतलब क्या मैं समझाऊँ ज़रा, ये देखो ये पहला रजिस्टर, इसके बराबर में आपने दूसरा रख दिया, ये दूसरा रजिस्टर, इसके बराबर में आपने रख दिया ये नीचे इसके तीसरा रजिस्टर, और ये हो गया आपके पास चौथा रजिस्टर, सही है। अब इन चारों को आपने कनेक्ट कर दिया, अब इन चारों को आप कनेक्ट करोगे, ये देखो मैंने सर्किट कंप्लीट किया, वायर निकाले, यहाँ से वायर निकाले, ये देखो अब इनको साइड बाय साइड कनेक्ट जो कर रहे हो ना वो इस तरीके से ये कर रहे हो आप, कनेक्ट आपने साइड बाय साइड किया। अब यहाँ से आपने बैटरी कनेक्ट करी, अब आप फैसला करो ये सीरीज़ है या पैरेलल है। तो आप बोलेंगे सर हाँ सर ये तो आप कैसे बोल रहे हैं सीरीज, अगर बोल रहे ना कि उनको बंडल किया टुगेदर अलॉन्ग स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट पाथ में किया, ये स्ट्रेट लाइन में किया तो आप सीरीज़ लगाते हैं। यहाँ साइड बाय साइड का मतलब है पैरेलल। अब अगर इस तरह का सवाल है तो ज़रा जहन में रखना, ये पैरेलल मैंने लिख दिया, ओके। अच्छा अब पैरेलल तो क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला आप बोलेंगे सर सबकी रेजिस्टेंस है r/4, लगे हुए कितने हैं, सेम लगे हुए, तो सेम रजिस्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये देखो मैंने फॉर्मूला लगाया, सेम रजिस्टर का फॉर्मूला लगाया,
सेम रेजिस्टर्स का फॉर्मूला है मेरे पास R इज इक्वल टू R डैश अपॉन N पैरेलल के लिए। सही है। अब देखो हर एक की रेजिस्टेंस कितनी आप बोलेंगे सर, हर एक की रेजिस्टेंस है R/4, लगे हुए कितने हैं 4। इन दोनों फ्रैक्शन को अगर आप मिलाओगे तो अल्टीमेटली 4 ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर रहेगा R, नीचे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 16, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास कितना R/16। अगर अच्छा मैं आपसे मेडिकल के टेस्ट की बात करूँ ना, मेडिकल के टेस्ट में क्या होता है, रजिस्टर्स को ना कुछ डिफरेंट शक्ल से देते हैं। वो हो सकता है रजिस्टर को आपको इस तरीके से बता दें, रजिस्टर ऐसे बना के दे दें, और मेडिकल के टेस्ट में ना अक्सर रजिस्टर ऐसे बने हुए होते हैं, डब्बे बने हुए होते हैं, यूँ पहला डब्बा और ये फिर ये दूसरा डब्बा। तो मेडिकल वाले कंफ्यूज ना हो, मेडिकल वालों को बता रहा हूँ कि मेडिकल के टेस्ट में हो सकता है रजिस्टर का इस तरह का सिंबल बना हुआ हो, इस तरह का अगर ना है तो अक्सर मेडिकल के टेस्ट में मैंने देखा है, पास पेपर्स में एनटीएस के टेस्ट में ये डब्बे बने हुए होते हैं, तो समझ आइएगा कि वो रजिस्टर की ही बात कर रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इस सवाल को देख के मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप तमाम लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। ओके, तमाम लोग ज़रा गौर से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। तमाम लोग कोशिश कीजिएगा इस सवाल को देखने की, ताकि मैं आपको सवाल समझा सकूं। सवाल को देखते हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में आपसे बोला एक कॉपर वायर है, अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी एक कॉपर वायर, मैंने एक कॉपर वायर बना दिया जिसकी रेजिस्टेंस जो है ना आर है। आप बोलेंगे चैनल से सही है, आर रेजिस्टेंस है। इस कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं एक रैंडम से पार्ट्स बना रहा हूँ, 10 शायद ये ना हो, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सही है। अब 10 हिस्से हो गए, उन 10 में से 2 पीसेस ईच, यानी उसमें से हर 2 पीसेस निकाल के उनको आपने कैसे ज्वाइन कर दिया, सीरीज़ में ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, आपने 10 इक्वल पार्ट्स वाला, चलो मैं आपको बताऊँ, ये 5 हिस्से ये आपको नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब इन 5 के बाद मज़ीद ये 5 रजिस्टर्स हैं, क्योंकि आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो देखो आपको 10 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। 5 ब्लू में और 5 येलो में मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए, सही है। अब देखो हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस होगी R/10, इसकी भी रेजिस्टेंस होगी R/10, क्योंकि दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो दोनों की रेजिस्टेंस, हर एक की रेजिस्टेंस क्या होगी, R/10 होगी। तो देखो सबकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R/10 R/10। मैंने सबके साथ इस तरीके से डाल दिया कि भाई सबकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R/10 है, सही है। उसने बोला ना हर 2 पीसेस को सीरीज में ज्वाइन करो। अब जैसे ये 5 कनेक्शन बन गए, इन 5 के 5 कनेक्शन को आप कनेक्ट कर दो, कैसे, पैरेलल में। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करने जा रहा हूँ। अब मैंने इन तमाम कनेक्शन को जो है ना पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देखो पैरेलल में कनेक्ट किया, ये देखो अब पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई। तो सबसे पहले तो देखो जो जीनियस लोग होंगे ना वो तो सवाल सॉल्व भी कर चुके होंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। चलो अच्छा कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले तो इस वाले पाथ की, ये देखो ये जो पाथ आपको फर्स्ट नज़र आ रहा है इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई मुझे बताओ। ये येलो वाला जो नज़र आ रहा है आपको और जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में है या पैरेलल में है, जो नज़र आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर अरे सर इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है येलो वाला और ब्लू वाला ये तो सीरीज़ में लगे हुए हैं, और सीरीज़ में तो सिंपली ऐड कर देते हैं, यानी इस वाले पाथ की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी। आप बोलेंगे सर सीरीज़ में सिंपली ऐड करते हैं, फॉर्मूला होता है ना R1 + R2, तो ये बन जाएगा सर R/10 + R/10, दोनों का एलसीएम 10 आ रहा है तो नीचे 10 लिख दोगे, हो जाएगा R + R, तो ये बन जाएगा सर कितना 2R/10। डिवाइड करोगे तो ये आंसर बन जाएगा मेरे पास कितना R/2, सॉरी R/5, यानी हर जो पाथ है, हर जो रेजिस्टेंस है, ओके, हर एक की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपके पास बन गई कितनी R/5। अब देखो हर पाथ की रेजिस्टेंस हो गई R/5। अगर मैं लिख के दिखाऊँ, फर्स्ट वाले की भी हो गई, अगर आप ये फर्स्ट वाला देखोगे तो फर्स्ट वाले की भी रेजिस्टेंस हो गई R/5, सेकेंड वाले की भी हो जाएगी कितनी R/5, थर्ड वाले की भी हो जाएगी कितनी R/5, फोर्थ वाले की भी हो जाएगी R/5, क्योंकि सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, और ये फिफ्थ वाले की भी हो जाएगी कितनी R/5। अब ये देखो सारे के सारे लगे हुए तो हैं, लेकिन ये सारे लगे हुए हैं किसमें, पैरेलल में। अब देखो पैरेलल में क्या सेम रजिस्टर नहीं लगे हुए। मैं अगर आपसे बोलूँ भाई क्या ये पैरेलल में सेम रजिस्टर्स नहीं लगे हुए, तो आप बोलेंगे तो हाँ सर लगे हुए तो हैं, पैरेलल के अंदर सेम रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और पैरेलल में सेम रजिस्टर्स का फॉर्मूला होता है R = R'/N। अब देखो हर एक की रजिस्टेंस कितनी है, आप बोलेंगे सर हर एक की है R/5,
ये देखो हर एक की रेजिस्टेंस है सर मेरे पास R/5, लगे हुए कितने हैं 5 हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा कितना R/25, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा कितना R/25। अच्छा जी, इसी बात को मज़ीद अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल भी सॉल्व करेंगे रजिस्टर की। कहा था रजिस्टर के सवाल आते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, सवाल ये रहा। अच्छा जी, सवाल देखते हैं, सवाल को मैं खुद सॉल्व करता हूँ। सवाल में आपसे बोला 2 रजिस्टर ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों 6 ओम के, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। ये देखो, ये फर्स्ट रजिस्टर, ये नज़र आ रहा है आपके पास सेकेंड रजिस्टर, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। अच्छा, विद अ थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इन सीरीज, यानी इस आपने इसको कनेक्ट किया तीसरे रजिस्टर से, जो तीसरा रजिस्टर इसके साथ कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। तो इस तरह की आपने सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कर दिया। दोबारा से मैं वैल्यूज़ बताता हूँ, ज़रा वैल्यूज़ देख लो। ये देखो, फर्स्ट वाले की वैल्यू हो गई कितनी ओम, 6 ओम। सेकंड वाले की वैल्यू भी होगी 6 ओम, दोनों पैरेलल में। इसको कनेक्ट किया तीसरे रजिस्टर से, जो कि किस में लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा हुआ है। अच्छा जी, अब सिंपल इसका सवाल सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले जो आप इस सर्किट में सॉल्व करोगे, अगर आपको सर्किट सॉल्व करना आता है तो सर्किट सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आप पैरेलल वाले कनेक्ट करोगे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पैरेलल वालों को ऐड करोगे, पैरेलल वालों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर पैरेलल वाले सेम में लगे हुए हैं, सेम रजिस्टर के लिए फॉर्मूला होता है सर R=R'/N। तो सर ये फॉर्मूला बन जाएगा सर 6/2, क्योंकि हर एक की रेजिस्टेंस 6 से लगे हुए 2 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना ओम, 3 ओम। तो अब आप इस डायग्राम को दोबारा बनाओगे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप काम करोगे तो देखो, आपके पास 3 ओम का पहले से लगा हुआ था, एक आपने रजिस्टर्स को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आंसर कितना हो गया। आप बोलेंगे सर आंसर हो गया, ये भी हो गया 3 ओम और ये भी लगा हुआ 3 ओम, क्योंकि आपने इस वाले सर्किट को सॉल्व किया, जिसको मैं यहाँ रेड से शो कर रहा हूँ। आपने इस सर्किट को सॉल्व किया, उसकी जगह पे आंसर आ गया 3 ओम। अब देखो, ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है सेम रजिस्टर्स के लिए NR'। लगे हुए 2 हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना ओम, 6 ओम। यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 ओम। सवाल बड़ा आसान था। इसी से रिलेटेड एक और सवाल आपके पास, ये सवाल भी ज़रा देखते हैं। सवाल के ऑप्शन ये रहे, सवाल को मैं खुद सॉल्व करूँगा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और मुश्किल सवाल है, लॉजिकल। उसने बोला 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ट्राइंगल। आपसे बोला कि भाई आप रजिस्टर से आप एक ट्राइंगल बना रहे हो। देखो, मैंने ट्राइंगल बनाना शुरू किया। ट्राइंगल देखना क्या मैंने ट्राइंगल सही बनाया या गलत बनाया। ओके, आपने एक ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल के देखो, मैंने 2 टर्मिनल यहाँ पे खाली रहने दिए। ये रहा टर्मिनल, ये रहा टर्मिनल। अच्छा, हर एक की जो रेजिस्टेंस है वो हर एक की रेजिस्टेंस भी आपको बता रहा है। हर एक की रेजिस्टेंस आपको बता रहा है भाई, इसकी वैल्यू भी है कितने ओम, इसकी वैल्यू भी है 1 ओम, इसकी वैल्यू भी है 1 ओम और इसकी वैल्यू भी कितनी 1 ओम। अब भी फैसला करो ये सीरीज़ में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप ज़रा फैसला करते हैं इसकी। अब फैसला कैसे करोगे, आप देखो एक तरफ से सर्किट को करंट फ्लो कराना शुरू करो। आप सपोज़ करो ये फर्स्ट में गए, यहाँ से सपोज़ करो इसका नाम रख देते हैं R1, इसका नाम रख देते हैं R2 और तीसरे वाले का नाम रख देते हैं R3, यानी R1, R2 और R3 तीनों रजिस्टर मैंने आपके सामने बना दिए। अच्छा, इन रजिस्टर को देखने के बाद ज़रा एक बात देखो कि जो करंट R1 में जा रहा है वही किस में जा रहा है, R2 में। सही, जो करंट R1 में गया वही करंट गया आपके पास R2 में। अच्छा, अब जो बात रह गई पहले, चलो ये भी समझाने पड़ेगी आप लोग को। एक मिनट ज़रा दीजिएगा, मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूँ पहले। उसने जो आपसे रेजिस्टेंस मांगी है, वो रेजिस्टेंस कौन सी मांगी है, ये बात समझाने पड़ेगी आप लोग को। थोड़ी सी मुश्किल बात है, कोशिश करते हैं। चलो, सवाल में आपसे बोला गया भाई रेजिस्टेंस निकालो, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सी, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल के दरमियान की रेजिस्टेंस। तो देखो, ट्रायंगल आपने कंप्लीट किया। ट्रायंगल में कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मैंने एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया और एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया। सही है, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। सही है, आपने कोई भी ट्रायंगल, आपने अपनी मर्जी का ट्रायंगल बनाया, किसी का भी नाम। अच्छा, मर्जी आप किसी को भी R1, R2, R3 बोल सकते हो, किसी के भी नाम कुछ भी रख दो, बस आपने 2 पॉइंट कंसीडर किए। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको रेजिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, आपका जो करंट है ना, वो करंट डिवाइड होगा। यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। अब देखो, कुछ करंट किस में जा रहा है, R1 में जा रहा है, और ये होता हुआ दूसरे पॉइंट पे पहुँच गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गया। जबकि कुछ करंट यहाँ से पहले R3 में जाएगा,
फिर किस में जाएगा, R2 में जाएगा और B पॉइंट पे आके मिल जाएगा। अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो ज़रा देखना, आपका जो करंट है वो करंट स्टार्ट हुआ ए से, स्टार्ट हुआ ए से कहाँ पे गया, बी पे गया, और एक करंट पहले ए से सी गया और सी से बी पर आया। तो दो रास्ते बन गए, एक रास्ता तो बिल्कुल इस तरीके से बन गया और एक रास्ता आपके पास इस किस्म का बन गया। अब देखो इसमें से जो R3 और R2 नज़र आ रहे हैं, अगर मैं R3 R2 की बात करूँ तो R3 R2 आपको सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। R3 R2 किस में नज़र आ रहे हैं, सीरीज़ में, और सीरीज़ का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R2 प्लस R3, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अगर आप गौर करो R2 R3 जो नज़र आ रहे हैं वो सीरीज़ में थे, तो देखो सीरीज़ में अगर ऐड करोगे तो आंसर बन जाएगा 1 + 1, आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना ओम, 2 ओम, क्योंकि R2 R3 सीरीज़ में, तो सीरीज़ में आपने ऐड कर दिया। अब देखो ट्रायंगल की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो शक्ल आप ट्रायंगल की देख रहे थे ना, या आपको थोड़ी अजीब सी लगने लगेगी। ये देखो, ये आपके पास हो गया 1 ओम का R1, और जो ट्रायंगल आपने ऐड किया है इन दोनों की जगह अब आप एक रजिस्टर बना दोगे। ये देखो, अब आप देखो आपने दोनों रजिस्टर्स को ऐड करके इसका नाम रख दिया R डैश, और इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 1 + 1 कितने ओम, 2 ओम। अब आप फैसला करो R1 और R डैश दोनों सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। आप बोलेंगे सर, अरे सर इसमें तो करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट R1 में जा रहा है और कुछ R डैश में आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट A था, पॉइंट A से डिवाइड हो रहा है, तो R1 और R डैश दोनों लगे हुए किस में है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मैंने लिखा सर R डैश और R1 दोनों हैं पैरेलल में, तो पैरेलल लिखा और आगे लिख दिया मैंने R1 एंड R डैश, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये देखो, एक की जगह पे रख दो 1, एक की जगह पे रख दो 2, डिवाइडेड बाई की जगह पे रख दो 1, एक की जगह पे रख दो 2, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नीचे प्लस करोगे, तो मेरा नहीं ख्याल इसको कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत है। इसका जवाब हो जाएगा कितना ओम, 2/3 ओम, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं तमाम लोगों को लेक्चर क्लियर होगा। रजिस्टर से मुताबिक रजिस्टर के जो भी सवाल पॉसिबल थे, ट्रायंगल वाला सवाल थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करके समझाया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। तमाम लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।